तो ये वीडियो मैं काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलने वाला है। आज मैं आपको सीआरटी टीवी की किट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी दूँगा, कुछ फॉल्ट समझाऊँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी रिपेयरिंग पे। वैसे सीआरटी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी अब हो चुकी है, अभी एलईडी का ज़माना आ चुका है, लेकिन अभी भी जिनके पास पुरानी टीवी है, उनको रिपेयर करवाने लोग ले जाते हैं। तो आप देखेंगे तो हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए जिससे आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन शायद मिल सकता है। कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। भले ही ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो, लेकिन अभी भी एलईडी टीवी के जो बोर्ड में है, इसकी जगह पे आपको छोटे कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो वर्किंग है वो बिल्कुल एक ही होती है, कोई उसमें नया उसमें नहीं होता है। बस आपको कंपोनेंट छोटे साइज में मिल जाएंगे, कुछ अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। अब कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अभी सीआरटी टीवी में पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें एक आपको स्क्रीन मिल जाएगी। तो अलग-अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम है। वही चीज़ें समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियोज़ को कब से देख रहे हैं और आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो बताइए। जैसी भी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छी-बुरी जैसी भी हो। और आप मुझे किस स्टेट से देख रहे हैं, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हैं नए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। ये सीआरटी टीवी की किट है और कॉमन किट मैंने ली है और किसी भी आप किट को उठा लीजिए, सभी में लगभग सेम साइज़ देखने के लिए। कुछ कंपोनेंट्स का अंतर हो सकता है, बाकी वर्किंग और काम एक जैसा है। अब कुछ चीज़ें पहले समझा देता हूँ, सेक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा फॉल्ट पे बात करूँगा। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, इसे पावर सेक्शन से हम बात करेंगे। तो ये जो इसकी मेन लीड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी मेन लीड लगती है और ये इसका पावर सेक्शन होता है। देखिए, ये इसका इतना पावर सेक्शन है। इसके पीछे भी आप देखिएगा तो इसमें एक अलग से आपको इस तरीके का पार्ट मिलेगा। ये इसका पावर सेक्शन है। अब ये पावर सेक्शन का वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप 220 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसको एसी से डीसी बनाने का काम करेगा रेक्टिफायर। उसके बाद यहाँ पर डीसी आएगा, लगभग 300 साढ़े 300 वोल्ट के समथिंग इसमें डीसी आएगा। उसके बाद ये आपका एक यहाँ पर मॉसफेट, यहाँ पर एसटीआर वगैरह लगा हुआ, उससे स्विचिंग करेगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा। उसके बाद आगे डीसी बन के ये अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाएगा। जैसे हम अलग सप्लाई में आपको बताते हैं, बिल्कुल वही वर्किंग इसमें है। अब पावर सेक्शन के फॉल्ट के बारे में फिर बात करेंगे। दूसरा सेक्शन है इसका, ये ईएचटी सेक्शन, यानी कि हॉरिजेंटल वाला सेक्शन। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ही होता है। ये ईएचटी मींस एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यानी कि 110 वोल्ट इसको मिलता है और ये बहुत ज़्यादा वोल्ट बनाता है और पिक्चर ट्यूब को देता है। तो दूसरा अगला सेक्शन है यहाँ पर, और ये सेक्शन है, ये ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हॉरिजेंटल के लिए लगा हुआ है, सॉरी ये ईएचटी के लिए लगा, माफ करना, ईएचटी के लिए लगा हुआ है। और ये इसका वर्टिकल आईसी है और यहाँ पर इसका ऑडियो आईसी है। ऑडियो आईसी मीन्स जहाँ पर आपको स्पीकर के कनेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ से ऑडियो सिग्नल निकलेगा स्पीकर्स के लिए। और ये इसका कार्ड का सेक्शन है, यानी कि इसमें आपका ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और अगली आईसी यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये आपको जैसे ईईपीरोम जिसको बोलते हैं या फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, इसके अंदर सारा प्रोग्राम स्टोर होता है। तो ये सेक्शन आपको देखिए बेसिक चीज़ें समझा दी हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको, और हाँ, अब ये चीज़ें समझा दी है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसकी है ना चीज़ें और डिटेल से समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये मेन सपोज़ यहाँ पर पावर, सबसे पहले आपने इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ कंडीशन क्या है, अगर जला हुआ है तो आपने इसके मेन पावर सेक्शन पे काम करना है। अगर नहीं जला है तो सबसे पहले आपको इस ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद में कुछ डायोड्स दिखेंगी, उन डायोड्स को वोल्टेज चेक करनी है। देखिए, इसके पीछे जस्ट लिखा होता है यहाँ पर कहाँ पर कितनी वोल्टेज मिल रही है डायोड्स पे। यहाँ पर 16 वोल्ट है, ये 12 है, 12 यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर की आप पिन को चेक कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पिन इसमें है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि हर पिन में एक डायोड लगी होगी। तो आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, हर पिन नहीं, बल्कि जो वोल्टेज वाली पिन होंगी, ग्राउंड वाली पिन में डायोड नहीं होगी। तो इस पिन को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक डायोड लगी है। यहाँ पर डायोड का सिंबल बना हुआ है, आप देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक डायोड लगी है। यहाँ पर आपने वोल्टेज चेक करनी है। 16 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। मल्टीमीटर का एक प्रोब आपको इसके ग्राउंड पे रखना है। ग्राउंड मीन्स जो इसका नेगेटिव पोर्शन है, या फिर जो आपको जो यहाँ पर जो कैपेसिटर आपको मिल रहे हैं, इन कैपेसिटर जो मिल रहे हैं सेकेंडरी पे ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद में, इन कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल में भी आप रख सकते हैं, वो भी ग्राउंड का ही होता है। या फिर इसकी ग्राउंड की पिन कौन सी है, जैसे इस कैपेसिटर यहाँ पर लगा है, इसका एक पिन यहाँ पर आपको ट्रैक करना है। ये यहाँ पर लगा है, ये इसका ग्राउंड का पोर्शन है, ये वाला इसका ग्राउंड है। मल्टीमीटर की एक प्रोब को आप यहाँ पर रखना है, दूसरी को आपने डायोड के इस तरफ को रखना है। तो यहाँ पर आपको 16 वोल्ट मिलनी चाहिए।
और इसके बाद में आप देखेंगे एक डायोड यहाँ पर लगी है 11 वोल्ट वाले पॉइंट में, तो दूसरी यहाँ पर चेक करनी है आपको, 11 वोल्ट यहाँ पर मिलनी चाहिए, 11-12 समथिंग इसमें मिलनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 26.5 इसमें लिखा है, तो यहाँ पर 26 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए इस डायोड के जस्ट बाद में। फिर अगले डायोड की बात करेंगे तो यहाँ पर 110 वोल्ट वाली यह डायोड है, तो यहाँ पर आपको 110 इधर पे डायोड पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ये वोल्टेज अगर नहीं मिलती है तो समझ लीजिए आपका ये मेन पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है। अगर पावर सेक्शन ही ओके नहीं होगा तो आपका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। अगर पावर सेक्शन ओके होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेंगी, कम मिलेंगी ज़्यादा मिलेंगी वो तो बात की बात है। अगर कम ज़्यादा कुछ भी होती है तो फिर यहाँ पर जो डायोड्स होती हैं उनको चेक करना होता है, कोई डायोड शॉर्ट तो नहीं है, हाफ शॉर्ट तो नहीं है, या कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, या आगे कोई जो लाइन जा रही है आगे शॉर्टिंग तो नहीं है, वो चेक करना होता है। अगर नहीं मिल रही है तो पावर सेक्शन में क्या क्या काम होते हैं, पावर सेक्शन में आपका ये जो एक छोटा सा आईसी दिख रहा है ये एसटीआर होता है, और किसी किसी में आपको ट्रांजिस्टर भी देखने के लिए मिलेगा। तो एसटीआर में शॉर्टिंग आने की वजह से या फिर कोई डायोड खराब होने की वजह से, या यहाँ पर देखिए जो डायोड्स हैं ये रेक्टिफायर वाले, इनमें कोई खराबी आने की वजह से ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो देख लेना इनमें से खराबी क्या क्या है वो आपको बेसिकली चेक करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक गाइड के तौर पे काम कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है। अगर प्राइमरी सेक्शन ओके है तो फिर आपको सेकेंडरी पे ट्रांसफॉर्मर के बाद में चेक करना है इन डायोड्स को। अब देखिए ये कहाँ वोल्टेज कहाँ कहाँ के लिए जा रही है वो थोड़ा समझा देता हूँ। 16 वोल्ट जो है आपके ऑडियो सेक्शन के लिए जा रही है, यानी कि ऑडियो आईसी को ऑन करवाने के लिए जा रही है। ये ऑडियो आईसी के लिए 16 वोल्ट यहाँ पर से जा रही है। अगर आप इसको ट्रैक करेंगे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे दिखा देता हूँ आपको, बाकी आपको ट्रैक करनी है। 16 वोल्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डायोड होते हुए यहाँ पर मिली, और ये जो ट्रैक है ये ट्रैक हमारे एक लाइन भी बनाई हुई है यहाँ पर, ये ट्रैक यहाँ पर, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए लगी हुई है। इसके बाद ये ऑडियो आईसी के इस वाली पिन पे ये 16 वोल्ट जा रही है। वैसे ही आपको देखिए 11 वोल्ट आपका यहाँ पर आगे जाके 5 वोल्ट जाती है, और 5 वोल्ट आपकी इधर पे इसको चलाने के लिए आपको 5 वोल्ट ये देखिए यहाँ पर जाती है। यहाँ पर लिखा भी है देखिए 5 वोल्ट, इधर पे 5 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। ये प्रोसेसर को और यहाँ पर ये ईईपी रोम या फ्लैश मेमोरी को चलाने के लिए ये 5 वोल्ट 11 से कन्वर्ट होकर आगे चली जाती है। अब आगे 26 वोल्ट की बात करेंगे तो जो 26 वोल्ट यहाँ पर बन रही है वो आपकी वर्टिकल आईसी के लिए जा रही है। ये वर्टिकल आईसी जो लगी हुई है, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है या क्या कौन सी आईसी का क्या नाम है, तो इस आईसी के ऊपर लिखे हुए नंबर को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या कोई भी ट्रांजिस्टर जो भी है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए सर्च कर सकते हैं। डिटेल से आपको पता चल जाएगा वो आईसी ऑडियो आईसी है या वर्टिकल आईसी है या हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है, जो भी है आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये 26 वोल्ट जो है आपका यहाँ पर वर्टिकल आईसी के लिए जा रही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये 110 वोल्ट ये आपके यहाँ से घूमते हुए आपका यहाँ पर ये EHT पर जाता है 110 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझा देता हूँ, एक फॉल्ट ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है आपको टीवी में, एक लंबी सी लाइन आपको देखने के लिए मिलती है, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि इस सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। अब एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये वर्टिकल जो आईसी है या ऑडियो आईसी है या हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है या फिर ये EHT है, इनको जो सिग्नल होता है इन सभी आईसीज को सिग्नल इन प्रोसेसर के माध्यम से मिलता है। ये जब सिग्नल देगा तभी वर्टिकल आईसी काम करेगी, ये सिग्नल देगा तभी ये काम करेगा, ये सिग्नल देगा तभी ऑडियो आईसी को वहां पर काम करने के लिए वो रेडी हो जाएगी। सभी को काम करने के लिए एक सिग्नल इस प्रोसेसर आईसी से मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, जो मेन फॉल्ट होता है वो प्रोसेसर आईसी से भी निकल के आता है। कभी कभी क्या होता है हमारे जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो सेक्शन पे हमने काम किया, ऑडियो आईसी को चेंज करके देख लिया और नहीं हो रहा है, तो फिर हमें प्रोसेसर पे काम करना, तो क्योंकि कभी कभी प्रोसेसर से भी सिग्नल नहीं ऑडियो मिल पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको जैसे सपोज आपके सिस्टम में मैंने पावर सेक्शन का समझा दिया, ठीक है, और आपने वोल्टेज भी चेक कर ली, सभी वोल्टेज अगर ओके हैं, नहीं है तो इसमें जो डायोड्स हैं उनको और डायोड के साथ में जो कैपेसिटर है उनको चेंज करना है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये 16 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर एक डायोड लगी है। पहले तो अगर 16 वोल्ट प्रॉपर नहीं बन रही है, कम बन रही है, तो 16 वोल्ट पे लगे हुए डायोड को आप चेंज कर लें। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये वोल्टेज अभी सही नहीं हो रही है तो इसके आगे कैपेसिटर लगा होगा, ये देखिए ये कैपेसिटर लगा है यहाँ पर, ये जस्ट पीछे ये देखिए कैपेसिटर, इसको चेंज करके देख लेना। कभी कभी कैपेसिटर थोड़ा वीक हो जाता है तो वोल्टेज प्रॉपर नहीं बना पाता है, तो इसको चेंज करके एक बारी जरूर देख लेना। तो ये कैपेसिटर आपने चेक कर लिया, चेंज कर लिया, तो वोल्टेज आपकी ओके हो जाएगी डायोड और कैपेसिटर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर वैसे ही सभी में डायोड और कैपेसिटर लगे हुए हैं उसकी वोल्टेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
अब यहाँ पर करना क्या है, सभी सेक्शन पे आपको वोल्टेज बता दी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारी ऑडियो काम नहीं कर रही होती है, तो ऑडियो ऐसी पे सबसे पहले आपको ऑडियो ऐसी की जो पिन आउट है उनको निकाल लेना है। सपोज इसमें ऑडियो ऐसी यूटीसी 2003 लगी है, तो गूगल पे आप यूटीसी 2003 निकाल के देखिएगा कि ऑडियो ऐसी के जो पिन है किस पिन पे वोल्टेज यहाँ पर आनी चाहिए, उसी पिन पे आपको मल्टीमीटर से चेक करने की वोल्टेज आ रही कि नहीं। अगर इसमें वोल्टेज प्रॉपर बन रही है फिर भी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, तो एक बार इस आईसी को चेंज कर लेना। अगर आईसी चेंज करने के बाद भी आपकी ऑडियो नहीं आ पाती है तो फिर इसमें प्रोसेसर की दिक्कत हो सकती है। यहाँ से जो इसको सिग्नल मिल रहा है प्रोसेसर से यहाँ तक का, हो सकता है बीच में जो कोई कंपोनेंट है वो खराब हो गए हों। अगर नहीं है तो ऑडियो इसके बाद प्रोसेसर को चेंज करना था। और सपोज वर्टिकल अगर आपके उसमें एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, लंबी सी आपको सॉरी इस तरीके से लेफ्ट राइट लाइन मिल रही है, तो आपकी ये वर्टिकल आईसी से ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। अगर वर्टिकल आईसी से नहीं आती है तो समझ लीजिए कोई ना कोई वायरिंग लूज है या फिर यू कॉइल की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर इस आईसी को सबसे पहले तो आपने चेंज करना रहेगा। अगर चेंज करने के बाद भी वो प्रॉब्लम बनी रहती है तो समझ लीजिए कि इसमें से जो सिग्नल मिल रहा है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम आती है। कभी कभी किसी और चीजों से भी आती है, छोटी मोटी कंपोनेंट्स होते हैं। एक बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ पर मैंने समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये तो वर्टिकल आपको बता दिया, ऑडियो बता दिया, और यहाँ पर भी बता दिया 5-5 वोल्ट यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलनी चाहिए वो भी बता दिया है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे सिस्टम में क्या होता है कि सेट हमारा बिल्कुल ऑफ हो जाता है, और जब हम चेक करते हैं तो चेक करने पर ये ट्रांजिस्टर जो इस EHT के लोड को संभालने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये हॉरिजेंटल ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर कभी कभी शॉर्ट हमें मिलता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो हमारे यहाँ पर ये डायोड्स हैं, इन पर शॉर्टिंग आने लगती है, और शॉर्टिंग आने की वजह से हमारे ये पावर यहाँ पर काम नहीं करती है। जब आप चेक करते हैं तो इसमें शॉर्टिंग निकलती है, इसको चेंज करने पर फिर से ये खराब हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा तीनों पिन हमारी शॉर्ट हैं, ये जो हॉरिजेंटल के लिए लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, ठीक है, बड़े वाला, इसको जब चेंज करते हैं दोबारा खराब हो जाता है, फिर चेंज करते हैं फिर खराब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी EHT अगर खराब हो जाए तो ये बार बार ट्रांजिस्टर को फूंक देती है। EHT इस कंडीशन में हमें EHT को चेंज करना होता है, इसमें नंबर लिखा रहेगा, इसी सेम नंबर का आपको EHT डालना रहेगा। अगर यहाँ पर EHT सही रहेगा तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज करने के बाद वो टीवी प्रॉपर्ली चालू होगा, काम सही तरीके से करेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर 110 वोल्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, 110 वोल्ट यहाँ पर इधर पे पहुंचना चाहिए आपका। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इस पिन पे पहुंचना चाहिए। अगर 110 वोल्ट इधर पे नहीं पहुंच पा रहा है तो बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये देखिए आप ध्यान दीजिए 110 में हम यहाँ पर डायोड, इसके बाद ये यहाँ पर से यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उस रेजिस्टेंस में कभी कभी खराबी आने की वजह से 110 वोल्ट यहाँ पर नहीं बन पाता है। तो सभी चीजें आपने चेक करनी है, बेसिक बेसिक चीजें आपको मैंने समझा दी है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैप है आपकी पिक्चर ट्यूब में लगती है, यहीं से स्पार्किंग पिक्चर ट्यूब में जाती है और पिक्चर ट्यूब काम करती है। अब एक चीज और आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कनेक्टर लगता है, ये कनेक्टर हमारा सॉरी यहाँ पर से 4 वायर आपकी ऊपर, ये देखिए ऊपर इस सर्किट को जाती हैं। ये सर्किट आपका है ना, ये आपके टीवी के बेस पे लगता है ऊपर, और ये सर्किट पे ये 4 वायर यहाँ पर जाती हैं। तो 2 इसमें हमारी वर्टिकल की होती हैं, 2 इसमें हॉरिजॉन्टल की होती हैं। ये ऊपर जो टीवी के पिक्चर ट्यूब के पीछे इस तरीके से खच फंसता है, उसमें यू कॉइल होती है, यू कॉइल के लिए यहाँ पर लग से जाती है। तो उसमें कभी कभी ऊपर ये वायरिंग, ये वायर होती है, कभी टूट जाती है ऊपर यू कॉइल पे, या यू कॉइल खराब हो जाती है, तो भी प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए ये लाइन्स की मिलती हैं। तो उन ऊपर वायरिंग को भी चेक कर लीजिएगा, और इसमें जो वायर है वो भी देख लीजिए, कोई लूज तो नहीं है, कोई टूटी नहीं, तो वो भी देख लीजिएगा। और कभी कभी अगर यू कॉइल ऊपर खराब हो, पिक्चर ट्यूब के सेंटर में एक कॉइल होती है वो खराब हो, तो भी प्रॉब्लम देखने के लिए टीवी में मिलती है। अब एक चीज आपको और बता दूं कि एक कनेक्टर यहाँ पर और लगता है, देखिए इसी की तरह एक यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये कहाँ के लिए, ये टीवी के चारों तरफ एक वायर आपको देखी होगी, चारों तरफ एक वायर लगती है, पिक्चर ट्यूब के चारों तरफ वायर लगती है। उस वायर को डिगोजिंग कॉइल कहा जाता है। ये जो कनेक्टर है वो डिगोजिंग कॉइल के लिए जाता है। तो इस कनेक्टर को भी अगर आप नहीं लगाते हैं, हालांकि चल जाती टीवी, लेकिन क्या होता है आपको अलग अलग से वहां पर कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड को वो सही करने के लिए लगाया गया रहता है डिगोजिंग कॉइल। तो ये इस डिगोजिंग कॉइल का सारा लोड इस पीटीसी पे रहता है, ठीक है। ये पीटीसी कभी कभी खराब हो जाती है तो कलर्स वगैरह का तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये पीटीसी मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, बहुत सारी चीजें। अभी तो देखिए एक बेसिक चीज मैंने समझाई है। फॉल्ट तो बहुत ही है ना, बहुत ही भाई एक अलग लेवल का होता है, जब आता है तो पता भी नहीं चलता। लेकिन एक कुछ बेसिक चीजें समझाई हैं जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इसको रिपेयर करने में। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए
इस EHT के हाँ, काफी लोगों का सवाल था कि EHT के बगल में दो ये प्रीसेट टाइप के क्या लगे होते हैं। ये तो इनका बता दूं, ये आपका फोकस के लिए और ये स्क्रीन, इस स्क्रीन थोड़ा वाइड हो जाती है, इसमें ब्लर टाइप की होती है ना, तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसके दोनों जो प्रीसेट है उनको हल्का हल्का सा सेट करके देख लेना। स्क्रीन की जो स्क्रीन की जो ब्लरनेस है, या फिर स्क्रीन जो वाइड हो रही है उसको इससे थोड़ा थोड़ा सा हद तक सही किया जा सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो छेड़िएगा मत, ज्यादा वैसे कंपनी के द्वारा सेट होते हैं उनको छेड़िएगा मत। जब आपको डाउट हो तो हल्का हल्का सा सेट करके देख लेना, कभी कभी इनमें खराबी होने की वजह से ऐसा होता है, नहीं तो लास्ट कंडीशन में आपको EHT चेंज करना ही रहता है। और एक चीज आपको बता दूं, ये देखिए, ये कैप आपके पिक्चर ट्यूब के पीछे लगती है, और इस कैप को जब भी आप निकालें डायरेक्टली हाथ से इसको नहीं निकालना है, सबसे पहले इसको शॉर्ट करना है। एक को पेचकस को ले लेना है और पेचकस को ग्राउंड करके इसको इस तरीके से, पेचकस को इस तरीके से फंसा के, इसमें इस तरीके से फंसा के उसको आपने शॉर्ट करना है। पेचकस को ग्राउंड करके इसको इस तरीके से शॉर्ट करना है। जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो इसमें जो करंट, ट्यूब में करंट रहेगा वो आपका है ना, वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तब जाके इस कैप को आप निकालेंगे बाहर। डायरेक्टली आपको नहीं निकालना, कभी हाथ टच हो गया समझ लीजिए बहुत तगड़ा करंट आपको लग सकता है जो उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। पर जो जो चीजें मैंने बताई हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और एक फॉल्ट और बता देता हूँ, कभी कभी यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस ट्रांसफॉर्मर के बाद में वोल्टेज अगर, जो आपको बताया था, ये वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं बन पा रही है, सभी में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार इसके मेन कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना। कभी कभी ये वीक हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो इसके वीक होने की वजह से इन सभी वोल्टेज में प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे पहले इसको वो कर लेना, डायरेक्टली इनको छेड़ने से पहले इसमें कर लेना। अगर इसको कर लोगे तो 100% आपके केस में आपकी वोल्टेज सही हो जाएगी, सभी की सभी। अगर एक या दो वोल्टेज इसमें थोड़ा सा कम हो रही हैं या बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इनमें डायोड से कैपेसिटर की इधर पे प्रॉब्लम हो सकती है। सभी की सभी में इस कैपेसिटर को चेंज करके एक बारी जरूर देख लेना। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। बाकी जो फॉल्ट होंगे उन्हीं पे हम बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर और समझाना मैं यहाँ पर सोच रहा था, बट मैं बिना स्क्रिप्ट के यहाँ पर है ना काम करता हूँ, तो इससे होता क्या है, बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि जो भी चीजें बताऊं आप लोग को तक वो पहुंच सके। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कुछ सीखते रहिए। शुक्रिया।